हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिवम पांडे एक बार आज फिर से आपके सामने। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया, हिस्ट्री स्टार्ट की है, एंशिएंट हिस्ट्री, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बच्चे आज पहली बार आए उनको मैं बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म में ये जो वीडियोस हैं ये सीयूटी एग्जाम्स को मायने में रख के पढ़ाए जा रहे हैं कि जो आपकी सीयूटी एग्जाम्स होती हैं, 12th के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन आपको पहले से करनी पड़ती है। अगर आप सोचते हैं कि सीयूटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप 2 महीने के क्रैश कोर्स में करने वाले हैं, बहुत ही टफ टास्क होता है। किसी भी चीज की तैयारी कंसिस्टेंट वे में लगातार करनी चाहिए, और उसके लिए हम आपके साथ हैं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट से। मैं शिवम पांडे जब भी आपको मिलूंगा तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री के, सिविक्स के, मतलब जो भी जीएस का पार्ट है, जीके का, वो आप मेरे साथ पढ़ेंगे और ये आपका सफर मजेदार होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। बस आपको मेरे साथ बने रहना और मैं आपके साथ बने रहेंगे। और इन चीजों को, जो जीके जीएस से आप डरते हैं या सोचते हैं थोड़ा टफ होगा, उसको इतने चुलबुले अंदाज में हम पढ़ने वाले हैं ना कि आपको भी दिक्कत नहीं होगी और मुझे तो मजा आएगा ही आएगा, साथ साथ आप भी मजे करेंगे और एंजॉय करते करते चीजों को लर्न कर लेंगे। अगर आप 11th में, 12th में और सीयूटी आपका टारगेट है, तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं एग्जाम के बाद पढ़ूंगा। सैटरडे संडे जितनी देर में आप 15 सेकंड की रील्स देखते हैं, वैसे अगर आप 15 सेकंड की रील्स चालू करते हैं तो कम से कम 10 मिनट देखते हैं। वैसे 10 मिनट इस वीडियो को देखिए, फिर बाद में अगला 10 मिनट भी देखिए। आपको हर एक 10 मिनट कुछ नए क्वेश्चन और कुछ नई जानकारियां देगा, जो केवल सीयूटी ही नहीं, आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो सभी एग्जाम में आते हैं, चाहे आप सीयूटी दीजिए या यूपीएससी दीजिए, बस चीजों का लेवल थोड़ा ज्यादा और थोड़ा कम है। यहां जो आपको लेवल लेके चला जाएगा वो पहला फोकस है सीयूटी का, लेकिन इसके साथ साथ ये एसएससी को भी कवर करता है। तो अगर कोई एसएससी का बच्चा इसे देख रहा है तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि चीजें वही हैं, बेसिक कंसेप्ट कभी नहीं बदलते। तो आज आपको पढ़ना क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक एज। अब सर, वैदिक सभ्यता क्या है, वैदिक एज क्या है, हम सभी जानते हैं। हमने नाम सुना है आर्यांस, आर्यांस कई बार नाम सुना है। तो आप जानते हैं कि आर्यांस थे क्या, कैसे हुआ, कैसे आए। आज का जो कल्चर फॉलो करते हैं, शादियों में यूं भंगड़ा पाले करते हैं, फिर वो 7 फेरे चलते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, फिर हम भी सोचते हैं कि यार हमारी भी एक दिन होगी, दूल्हा बनेंगे हम। प्लस वेदों की बात होती है, आजकल वैदिक मैथ्स की बात होती है, हम अपनी सभ्यता कल्चर की बात करते हैं, तो वो थी क्या, है क्या, एग्जिस्ट कैसे करती है, शुरुआत कहां से हुई। अगर आप इंटरेस्टेड है जानने में तो बने रहिए मेरे साथ। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वैदिक एज। ओके, तो चलिए आते हैं वैदिक एज की तरफ। अब ये जो स्लाइड आपको हिंदी में लिख रही है, तो अगर बच्चे इंग्लिश मीडियम के तो घबरा के जाने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीथिंग बी टॉट इन बाइलिंगुअल, तो आपको सारी चीजें यहां पे समझ में आएंगी। लैंग्वेज से कभी नहीं घबराते हैं। ये कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर थोड़ा हिंदी में, तो मैंने कहा चलो आज बाइलिंगुअल से चलते हैं। हिंदी की पीपीटी, इंग्लिश में मेरा लिखा हुआ, दोनों आप अपने नोट्स फटाफट बनाते जाइए। चलते हैं। वैदिक सभ्यता की बात करें तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था हमने कि क्या थी, कैसे स्टार्ट हुई, कैसे फिनिश हुई, सिंधु घाटी सभ्यता भी आप कहते हैं। माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो चीजें डेवलप हुई उसी को हम कहते हैं आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक एज कहते हैं। ठीक है, वैदिक एज, वैदिक काल, वैदिक एरा, वट एवर यू से, एवरीथिंग हैव अ सिमिलर मीनिंग। नाउ द क्वेश्चन मार्क इज दैट वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी कहां से मिलती है? So we basically got all the information of Vedic age we get from Vedas. Very easy ना, कि हमें कहां से मिलेगी? वेदों से मिलती है सर। 4 वेद होते हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। हाँ, ये सारी चीजें नाम सुनिए ना। ऋग्वेद भूल गया था भाई, थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी फ्लो में। तो हम वैदिक एज को डिवाइड करेंगे। वैदिक एज की बात की जाए तो वैदिक एरा या वैदिक एज बेसिकली हमने देखा था इंडस वैली 750 ईयर की थी, ये 1500 टू 600। मतलब अगर आप काउंट करें और आपकी मैथ्स अच्छी हो तो मैं इसे 900 ईयर का एरा बोल दूं। 909 सेंचुरी। ओके, तो एक लंबा पीरियड है, उसका इंपैक्ट आज भी है और रहना भी चाहिए। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपैक्ट हमारी कल्चर में दिखते हैं, हमारी लाइफ में दिखते हैं, तो ये तो उससे भी नहीं है, और यही तो हम फॉलो करते हैं, यही तो हम हैं। नॉर्थ इंडिया के लोग अपने आप को क्या कहते हैं? आर्यांस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। पहला 1500 टू 1000 ईस्वी पूर्व, एंड मतलब प्री वैदिक, पोस्ट वैदिक। ओके, प्री वैदिक शुरू होता है
हालांकि वेडिंग शूट से आने, प्री एंड पोस्ट। ओके, ये देखिए 1000 से 600 मतलब 400 सालों की कहानी है, और यहाँ पे आप पढ़ने वाले 500 सालों की कहानी। इतनी डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, हमारा क्वेश्चन हो जाए एग्जाम में फटाफट आंसर करके निकल जाए, हमें तो भाई इससे मतलब है, और वो मतलब हम यहाँ पे प्रूव कर लेंगे। तो इसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं, ऋग्वेद। भाई ऋग्वेद को सबसे पहले रिटन बुक्स में वेदों में माना जाता है। तो ऋग्वैदिक काल जो जब जब इस कल्चर की स्टार्टिंग हुई तो सबसे पहला वेद ऋग्वेद लिखा गया। अकॉर्डिंग टू द, भाई अब 900 ईयर में ऐसा तो है नहीं कि एक चीज से काम बन जाए। जैसे जैसे ये चीजों को सीखते गए, उनको वेदों में लिखते गए, और नई नई चीजें वेदों में आई। तो जब उसके बाद उत्तर वैदिक काल या पोस्ट वैदिक काल की बात करेंगे तो इसमें यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। भाई इंग्लिश में भी आप ऐसे लिखेंगे, यजुर, सामवेद एंड अथर्ववेद। ओके, तो यहां से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद ये प्री में आते हैं। कब से स्टार्ट होते हैं? ये लिखे गए 1000 से 600, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी नई नई चीजें आएंगी, जैसे एग्रीकल्चर आ जाएगा, नई लैंग्वेज आ जाएगी, नए रिलीजन भी इंट्रोड्यूस होंगे इस एरा में। इस एरा में ऐसा नहीं था, मतलब ये अपने आप में कॉम्पैक्ट था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि भाई ये वैदिक एज कहां से कहां तक चीजों को फैलाते हैं। ठीक है, टेक अ लुक। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था, और आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। सो वैदिक, इन द वैदिक एज Aryans come to India. So it is started with the incoming of Aryans. Aryans came to India. Okay, and the Aryans is a Sanskrit language. It's a Sanskrit word which means great, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ होना। तो ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। ये कहाँ से आए, इस पे काफी डिस्प्यूट है। मोस्ट सपोर्टेड वर्ड माना जाता है सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया से ऐसा माना जाता है ये आए, हालांकि इस पे अलग अलग मत हैं। जैसे मैक्स मोलर इज से मिडल सेंट्रल एशिया। दयानंद सरस्वती जी जो हमारे यहाँ के थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, दे ही कॉल्ड फ्रॉम तिब्बत। एंड बाल गंगाधर तिलक से नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल से, कि ये पोल से आए। अब कहाँ से आए, इसमें सबसे ज्यादा मैक्स मुलर को मान्यता है, तो हम भी मैक्स मुलर जी को मान्यता दे देते हैं, आपकी मर्जी है। खैर, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एंड अफगानिस्तान में आकर बसे, क्योंकि ये भाई इंदस रिवर का एरिया है। अब जब भी पंजाब बोला जाता है तो पाकिस्तान का हिस्सा हमेशा याद रखिएगा कि हम उस कंटेक्स्ट में बोलते हैं कि जो पाकिस्तान का पंजाब है उसको कंटेक्स्ट में लिया जाता है। इट वॉज अभी इंदस वैली अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये एक रूरल विलेज लेवल की है। तो ये ग्रामीण सभ्यता थी, विलेज पे थी, रूरल बेस्ड थी। ठीक है, दोनों में फर्क है। इससे पहले की एक मॉडर्न सिविलाइजेशन, और ये एक सिविलाइजेशन है जो उतनी मॉडर्न अभी तो नहीं है फिलहाल। एंड द लैंग्वेज वॉज संस्कृत, द देववाणी संस्कृत, विच वी कांट स्पीक। वी कैन स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश बट नॉट संस्कृत। 2-4 श्लोक आते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पढ़ने वाला नहीं हूँ, संस्कृति का अपमान नहीं करते, लेकिन हाँ आते हैं, आने चाहिए, मुझे भी आते हैं, आपको भी आना चाहिए। संस्कृत में कुछ श्लोक तो आपको आने चाहिए यार, इतना भी क्या कल्चर से भागना। ठीक है, और पढ़ने में बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। कभी आरती वगैरह में जाइए, मंदिरों में, घाटों पे, बनारस आरती, त्रिवेणी घाट आरती, आप कभी देखिए तो सही, उन उच्चारणों से ना मन मुग्ध हो जाता है। तो इसकी बात ही अलग है यार। ठीक है, नाम देववाणी है, काम भी देववाणियों की तरह ही है। अब बात करेंगे प्रशासनिक इकाई। भाई प्रशासनिक इकाई को आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए यहाँ पे कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट क्या थी, तो देयर वर 5 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। व्हाट वर? कुल, ग्राम मतलब विलेज, आपको पता ही है, विश्व, जन मतलब पब्लिक, और राष्ट्र का मतलब आप एक तरह से कह सकते हो स्टेट या कंट्री। ठीक है, तो इस तरह से होता था। हाउ मेनी वेदास? 4, ऋग, यजुर, अथर्व एंड साम। हिंदी में भी आप, इंग्लिश में भी मैंने आपको लिखवाया पहले भी, ऋग, यजुर, अथर्व एंड सामवेद। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मंडल को मंडली कहा जाता है, सूक्त को हाइमन्स कहते हैं। ओके, जो आप वो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, तो 1028 हाइमन्स एंड 10 मंडल्स में आप कह सकते हो कि 10 पार्ट्स हैं।
ओके ऋग्वेद में, ये ऋग्वेद की बात की जा रही है, सबसे ओल्डेस्ट वेद आज ऋग्वेद। ओके, it has been asked many times in which mandal, in which part गायत्री मंत्र is mentioned. So गायत्री मंत्र वही जो हम पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः है, वही है गायत्री मंत्र। It has been written in the third part, third मंडल या third part of ऋग्वेदा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ऋग्वेद में पूछा जाए तो फटाक से बताना है कि थर्ड पार्ट ऑफ ऋग्वेदा में गायत्री मंत्र को लिखा गया है। ओके, ऋग्वेद में श्रोत और प्रार्थनाओं का संचय, मतलब वॉट एवर द प्रेयर्स वी डू, प्रेयर्स आर मेंशन्ड इनटू द ऋग्वेदा। तो याद रखिएगा जितने भी प्रेयर्स आज आप करते हैं उसमें से मैक्सिमम ऋग्वेदा का है। ठीक है, टोटल मंत्र जो होते हैं, मंत्र है 10,642। हालांकि इतना डिटेल सीयूटी के लिए याद रखने की जरूरत नहीं, इसमें जो आपको याद रखना है ये 10 मंडल 1028 टोटल सूक्त हैं। एंड ऋग्वेदा इज मेंशन अबाउट द प्रेयर्स and this is the oldest Veda and the Gayatri mantra is written in the third mandal. That's only 4-5 question आपको याद रखने हैं। कैचिंग पावर अच्छी है यार, ये तो पैंट छूट गई होती। क्रिकेट खेला कीजिए, कोई भी गेम खेला कीजिए, ठीक है ठीक है। तो ये याद रखने हैं ऐसे 4-5 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं, इतने में आपका काम हो जाना है। मैंने फिर से बोला सीयूटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। एसएससी के लिए है, यूपीएससी के लिए है तो चलेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे क्या है कहानी है इनकी। तो जो आगे की कहानी है, अब बात करते हैं बाद में यजुर्वेद लिखे गए, सामवेद लिखे गए एंड अथर्ववेद लिखे गए। क्यों? यजुर्वेद इज ऑल अबाउट यज्ञों के नियम और विधि विधान, ऑल द रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग यज्ञ। ओके, तो जो भी घर में हवन या यज्ञ होते हैं, जो भी आप घर में हवन या यज्ञ होते हैं उसमें क्या रूल रेगुलेशन है वो मिलता है। सैक्रिफाइस की बात की जाए कि सैक्रिफाइस जिसे आप बलिदान कहते हैं या कुर्बानी भी बोला जाता है, तो ये जो वर्ड यूज किए जाते हैं बलिदान या कुर्बानी या सैक्रिफाइस, पूछा जाता है कि सैक्रिफाइस का सबसे पहला मेंशन किसमें मिलता है, तो यजुर्वेदों में मिला। कि वो देखते नहीं राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे, ये लड़ते थे और ये बाहुबली में खचाक से काटता है अलग, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे हैं। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गाना, मतलब सॉन्ग। इसका मतलब सीधी बात है, जब भी आप सामवेद की बात करेंगे तो संगीत, म्यूजिक एंड डांस, आई थिंक तो म्यूजिक का जो जन्म है वो सामवेद से हुआ। तो आज जो भी आप ये राग ताल सुनते हैं, एंड राइट नाउ तो सुर और ताल मैटर ही नहीं करते हैं। टोनी कक्कर गाने आ जाएं तो कुर्ता पजामा काला काला हो गया गाना। एंड राइट नाउ अ लॉट ऑफ रैपर्स हैज कम इनटू द मार्केट। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट, टैलेंट है यार मेरे अंदर तो वो भी नहीं है, बट जो सॉन्ग मेलोडियस है और अभी आपको फर्क है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी चॉइस है, जो समझ में आए, ठीक है। कभी किसी पे कमेंट नहीं करते, बाद में पता नहीं कब आपकी टांग खींच दे भाई, ठीक है। तो संगीतमय श्रोतों का वर्णन है, जो सुर ताल वगैरह आप पढ़ते हैं, राग पढ़ते हैं, वो सारी चीजों का वेद सामवेद में मेंशन किया गया। तो हमारे वेदास म्यूजिक के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं। जो हमारा शास्त्रीय संगीत है या जो भी चीजें हैं वो यहाँ से मिलती हैं। अथर्व ऋषि द्वारा रचित है अथर्ववेद। अथर्ववेद वाज रिटन बाय अथर्व ऋषि। इट हैज टोटल 731 मंत्रा, 6000 ज्यादा पद्य, मतलब क्लॉज हैं। वो पद्य आप समझते हैं ना, गद्य और पद्य, पद्य लाइक कविताएं, ओके, पोएम्स। अथर्ववेद रिलेटेड टू द चिकित्सा, तंत्र मंत्र एंड वशीकरण, मींस मेडिसिन डिपार्टमेंट इज आल्सो द पार्ट ऑफ अथर्ववेद। मतलब मेडिसिन के बारे में भी अथर्ववेद के बारे में। तंत्र मंत्र मतलब आप वशीकरण, मतलब आप कहते हैं ना जादू टोना, ब्लैक मैजिक। क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड तंत्र मंत्र किसमें मेंशन है, तो भाई अथर्ववेद कहता है कि देयर इज समथिंग लाइक जादूगर, उड़ जा सिम सिम खुल जा सिम सिम, अली बाबा खुल जा सिम सिम, दरवाजे खुल जाएं आपके दिमाग के, ऐसा कुछ। तो अथर्ववेद में मेंशन है ये, ठीक है। तो इसमें जादू टोने से रिलेटेड, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीजें भी आपको कहां मिल जाएंगी, अथर्ववेद में मिल जाएंगी। ओके, लेट्स गो टू द अनदर पार्ट। ओके, यहाँ पे वेद पुराण उपनिषद। अब देखिए वेद 4 है, हाउ मेनी पुराणास 18। ये तो आपके एग्जाम में आना है, आपको पता होना चाहिए, कुछ चीजें ना जनरल चीजों के लिए पता होनी चाहिए। तो वेदास 4, पुराणास 18 एंड उपनिषद। उपनिषद भाई इन्हीं के छोटे पार्टों को डिवाइड किया जाता था
उपनिषद का सार्थक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। सत्यमेव जयते वॉज रिटन, क्वेश्चन यहां से बनता है। जी हाँ, बस ये याद रखिएगा कि द सत्यमेव जयते द टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। ओके, मुंडक उपनिषद, अब उपनिषद से आपने लिया है तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते, ये भाई हमारे नेशनल एम्बलम के पास लिखा रहता है। ठीक है, सत्य की जीत हो। तो ये याद रखिएगा कि पुराण 18 है, इसमें मत्स्य पुराण सबसे पहला पुराण माना जाता है। अगर मैं सही हूं तो, वैसे मैं सही होना चाहिए, मत्स्य पुराण को माना जाता है सबसे पहला पुराण। ओके, तो याद रखिएगा सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अब आते हैं जाति व्यवस्था पे, कास्ट सिस्टम। भाई तो जो आज आप कास्ट सिस्टम देखते हैं ये बना तो है आर्यांस के टाइम से, बट दोनों में फर्क समझिएगा। एक चीज है, एक मैंने पढ़ाया था प्री और एक पढ़ाया था पोस्ट वैदिक। एक था मतलब 1000 से 600 तक था ना, और एक 900 से 1000 तक, कुछ ऐसा था। ठीक है, तो ये जो एज है ना, पहले जो प्री था तो कास्ट सिस्टम वाज डिवाइड एज द बेस ऑफ कैपेबिलिटी। आप जो काम कर सकते हैं आपकी वो कास्ट थी। आप अगर आप माइंड से अच्छे हैं तो ब्राह्मण, संस्कृत की नॉलेज है, वेदों की नॉलेज है तो ब्राह्मण, वॉरियर है तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। इन द पोस्ट वैदिक एरा इट्स बिकम हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है भाई? वंशानुगत। वंशानुगत, वंशानुगत मतलब एक फादर है ब्राह्मण तो उनके बेटे ब्राह्मण, और क्षत्रिय के बेटे क्षत्रिय, वैश्य के, वैश्य मतलब बिजनेसमैन, शूद्र मतलब लोअर कास्ट कह दिया गया। और फिर बाद में आजकल आप देखते हैं जनरल कैटेगरी होती है, फिर क्या होती है? ओबीसी होती है, फिर एससी और एसटी है। तो ये कास्ट सिस्टम का वही है। ठीक है, तो अपर वर्ग को जनरल में रख दिया गया, उससे थोड़े से लोअर में ओबीसी आ जाते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, फिर एससी एसटी, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोअर जो जातियाँ रह गई इसी टाइम पे। तो आर्यंस के टाइम पे ही जो पोस्ट वैदिक एरा है, इसी एरा में क्या हुआ, कई सारे न्यू रिलीजन आए, बहुत सारे न्यू रिलीजन आए। ये जैन धर्म वगैरह की बात की जाती है। जैन धर्म, हालांकि जैन धर्म को वैदिक काल से भी पुराना माना जाता है। तो जैन धर्म था, बौद्ध धर्म थे, तो कुछ नए रिलीजन आए, इसी कास्ट सिस्टम की वजह से आए कि कास्ट सिस्टम से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो गया था। तो कई लोगों ने न्यू रिलीजन फाइंड आउट किया जिसमें कि इस तरह का कास्टिज्म नहीं था, तो इक्वलिटी मिलती थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे, बाद में इन्हें वंशानुगत किया गया। नहीं तो पहले एबिलिटी वाइज ही दिया जाता था। उसके बाद से बहुत सारी, अब इतना पुराना इतिहास है तो इसमें काफ़ी सारे चीज़ें टर्म आउट हो गई हैं। वैदिक काल के देवतास, गॉड्स कौन से थे भाई? कौन से गॉड्स थे जिनको ये प्रे करते थे? तो सबसे पॉपुलर थे इंद्र भगवान। इंद्र भगवान को आपने बचपन में, हमने बड़े सीरियल देखे, हालांकि जितने सीरियल देखो उसमें इंद्र भगवान को हमेशा नेगेटिव ज़्यादा दिखाया जाता था कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंद्र देवता करते थे प्रॉब्लम, और फिर लाके भगवान विष्णु उसको सही करते थे। विष्णु पुराण में, शिव पुराण में शिव जी सही करते थे। इंद्र जी पावरफुल, हालांकि वो हमेशा वही राजा रहते थे, उनमें कुछ क्वालिटी रही होगी, इतना डीप हमने नॉलेज स्टडी नहीं किया। तो फिलहाल आर्यों के टाइम पे ये सर्वाधिक प्रिय देवता थे। क्यों? ही वॉज द डेटीज ऑफ वॉर एंड रेन। रेन कितनी इंपॉर्टेंट है? बारिश का मौसम चल रहा है भाई, मानसून, पकोड़े खाओ, समोसे खाओ, थोड़े जाओ ट्रैकिंग करके आओ, महाराष्ट्र घूमो यार। ठीक है, इन्हें पुरंदर भी कहते थे। तो सबसे फिर अग्नि आपको पता ही है, वरुण मतलब वायु, सोम मतलब जंगल। ठीक है, अच्छा देखिए वो सामवेद था इसलिए उसको संगीत कहते थे। साम और सोम में फर्क होता है, याद रखिएगा। मारुत तूफान के देवता, स्टॉर्म के। रुद्र का मतलब सबसे, कहते हैं रुद्रदेव, रौद्र रूप धारण कर लिया है। रौद्र रूप देखिए, देखिए मेरा मतलब अपन को, तो मैंने गुस्सा आ गया तो मैंने तेने देख लेना है, कट कर देना है मैंने तेने। तो उस तरह की जो रुद्र वाली, आपकी जो भी लैंग्वेज हो, जिस तरह का गुस्सा आता हो, तो आप पे रुद्र देवता मेहरबान होते हैं। तो ये सारे देवता थे उस टाइम पे। ये जो मैं थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, ये थोड़ा ऐसे मजाक के पार्ट में, इसको सीरियस मत लिया कीजिए, ना ही किसी चीज़ों पे मैं कमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये कुछ रिवर्स के नाम हैं जिसको मैं स्किप करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ इसमें बता देता हूँ। 2-3 इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे रिवर्स को क्या कहा जाता था। सतलज, शतुद्री, व्यास को विप्सा, ये पूछा गया है। देखिए ये पूछा गया है, गंडक के बारे में पूछा गया है, झेलम के बारे में पूछा गया है, और ये, तो ये 4 रिवर हैं जो कई कई बार पूछे गए हैं। तो आप जान लीजिएगा, सतलज को शतुद्री, विप्सा मतलब व्यास, गंडक मतलब सदानीरा,
एंड वितस्ता मतलब झेलम। जैसे झेलम और व्यास और सतलज की बात करें तो ये इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। जब इंदस रिवर सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा, हालांकि रावी भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ उस टाइम पे संस्कृत नाम है ये, अब बाद में इनका नाम आम भाषा में रख दिया गया, हिंदी में रख दिया गया, जो भी किया गया, ये उस तरह के संस्कृत के नाम है। तो आप याद रखिएगा कि ये यहां से आते हैं। ओके, बात करते हैं इनके बारे में, कुछ आपको अभी फैक्ट भी बताऊंगा। चलिए, कुछ ये याद रखिएगा, इनमें से पूछे गए हैं ये लोग, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। कैसे पूछे गए समझिए। वेदों और उपनिषदों को पढ़ के ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा। तो जब वेद और उपनिषद पढ़े तो इसमें से 6 ऋषि थे, 6 सेंट्स विच मेक देयर ओन फिलोसफी या दर्शन, ओ फिलोसफी या दर्शन जो भी आप कहते हैं, इसे षड दर्शन, 6 दर्शन है तो इसे भारत का षड दर्शन कहा जाता है। संख्या दर्शन जो आप बोलते हैं, नंबर सिस्टम या लिटिल मैथमेटिक्स, इट वाज लाइक मिस्टर ऋषि कपिल। न्याय दर्शन, जब भी आप जस्टिस की बात करेंगे तो जस्टिस से रिलेटेड जो भी चीजें थी ऋषि गौतम ने लिखी, गौतम ऋषि। गोत्र का भी जो गोत्र का प्रावधान है, गोत्रों के बारे में कहते नहीं, अच्छा गोत्र वर्ड आता है, ये भी वैदिक काल में आता है। गोत्र वर्ड का मतलब आपको समझ में आता है, गोत्र का मतलब जब शादी होने जाते हो, कुंडली मिलते हैं ना, तो लोग बोलते हैं गोत्र बताओ। तो गोत्र में मतलब आप किस ऋषि, ऐसा माना जाता है कि किस ऋषि के वंशज हैं। जैसे हम माने जाते हैं पराशर ऋषि, पराशर ऋषि जी हाँ मेंशन है नहीं, और हमारी मम्मी मिश्रा जी हैं तो उनका ऐसा बोलते हैं लोग कि वो गौतम ऋषि के वंशज है, ठीक है। तो गौतम ऋषि जी हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये गौतम ऋषि जी की जो जनरेशन चली उसके हैं। तो गोत्र मिलाया जाता है शादियों के टाइम पे। तो यहाँ तो कुंडली नहीं मिलती, गोत्र कहाँ से मिले, बड़ा मतलब शादियों के टाइम पे गोत्र वगैरह देखा जाता है। और गोत्र वगैरह पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो पूछ लेना। कई लोग, नए में कोई नहीं पूछेगा, नए में तो लोग नाम पूछते हैं, कास्ट भी नहीं पूछते हैं, वो तो आप बता दो अच्छी बात है, या सरनेम पूछ भी लेते हैं। कोई पुराने लोग आपसे मिल जाएंगे ना तो कहेंगे बाबू नाम बताओ, फिर जात बताओ, फिर कहेंगे गोत्र बताओ। जो नहीं पता रहेगा तो बड़ा ह्यूमिलिएट करेंगे। मुझे पता है, मैं राम मंदिर गया था, तब राम मंदिर मतलब अयोध्या में, आज के 7-8 साल पहले की बात है। तो मैं जब वहां से निकला था तो एक सिपाही जी मिले, फिर वो पूछने लगे कि भाई नाम क्या है, मैंने कहा शिवम। बोले जात, हम कहा शिवम पांडे। बोले ब्राह्मण हो, मिले, बोले हाँ। बोले कहाँ रहते हो, मैंने कहा गोरखपुर से है। कहें अच्छा सरयू पारी हो, तो इतना पता था, तो हमने कहा हाँ सरयू पारी ब्राह्मण है। फिर बोले तुम गोत्र बताओ, अब नहीं पता था उसको। मैंने बोला कैसे ब्राह्मण हो, गोत्र नहीं पता। हम कहे भाई इसमें ब्राह्मण होने का गोत्र से क्या लेना देना, लेकिन ठीक है। तो उसके बाद हमने आया घर पे, मम्मी से पूछे तो मम्मी ने बताया। हमने कहा अच्छा ठीक है, पता होना चाहिए, जरूरी चीज है, अपने बारे में जितना पता रहे चीज अच्छी है, ठीक है। योग दर्शन, भाई इनको तो आप भूल ही नहीं सकते। पतंजलि जी, बाबा रामदेव ने तो मतलब हिला के रख दिया है, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो बाबा रामदेव की जो पतंजलि है, जिसमें योगा के बारे में बात करते हैं, वो योग दर्शन पतंजलि ऋषि जी ने दिया है। और अच्छा है कि उन्होंने उन्हीं का टैग यूज किया, इसी बहाने आप पतंजलि नाम से तो कम से कम अवेयर है। कणाद ऋषि को वैशेषिक से, इसका मतलब समझिए, कणाद ऋषि ने एटम्स के बारे में बात किया, जो आप बोलते हो एटम, परमाणु। ओके, तो हमारे यहाँ जो ये साइंस है एटम से रिलेटेड, कन्नाड ऋषि ने, जो यूरोपियन साइंटिस्ट उससे पहले भी एटम्स के बारे में बात की आप, तो ये उसके थे। तो ये देखिए साइंस, ये देखिए योगा, ये देखिए जस्टिस, ये नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स, एवरीथिंग वाज रिटन इन द वैदिक काल एंड वी आर स्टिल नॉट अवेयर। कई बच्चों को नहीं पता जो भी आज आप पढ़ते हैं। ओके, तो ये, और फिर ये जैमिनी जी थे, वादरायण थे, मतलब इनके बारे में नहीं, लेकिन ये 3 चीजें तो मतलब याद रखिएगा, पूछे गए हैं। पतंजलि जी, गौतम ऋषि जी, और ये परमाणु से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड जो है, ये कई बार पूछे गए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। हाँ, व्हाट वाज देयर मेन ट्रेड, भाई मेन बिजनेस क्या था। हमने बात की है कि सिंधस वैली सिविलाइजेशन में देखा कि वो पशुपालन भी करते थे, एग्रीकल्चर भी करते थे, बट वो ट्रेड में ज्यादा बिलीव करते थे। यहाँ पे पशुपालन, ठीक है, तो आप कैटल रेयरिंग कह सकते हैं कि कैटल रेयरिंग ज्यादा करते थे। तो अगर पशुपालन करते थे तो इसका मतलब क्लियर है कि उस टाइम पे उनका भोजन भी जो रहा होगा वो दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट रहा होगा। जो भोजन रहा होगा वो क्या रहा होगा, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। ये मैं प्री वैदिक काल की बात कर रहा हूँ, पोस्ट में तो खेती समझ गए थे लोग, ठीक है। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स रहे होंगे, ठीक है।
गाय को अधन्या, ना मारे जाने वाले योग्य पशु। आज भी हिंदू धर्म में गाय को बहुत मान्यता दी जाती है, वहीं से है, क्योंकि वही धर्म ही है, वही सनातन धर्म है, वही आर्यांस का बनाया हुआ सिस्टम है, हमारे एंसेस्टर से आर्यांस। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एंड सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। ठीक है, आर्यों द्वारा खोजी वाली धातु, व्हाट दे हैव सर्च, सो द मेटल दे हैव सर्च दैट इज आयरन, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों को आयरन की नॉलेज नहीं थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है, जो कि सरस्वती नदी अभी विलुप्त हो गई है, नाउ इट इज अप्रोक्सीमेट नहीं दिखती है। हालांकि संगम में बोला जाता है प्रयागराज में कि गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन सरस्वती भी दिखती नहीं है, ऐसा माना जाता है कि गर्भ के अंदर चली गई। लेकिन ऋग्वेद में गंगा यमुना की जगह सबसे ज्यादा किस नदी का मेंशन किया गया है? सरस्वती नदी का। इसलिए हम कहते हैं कि सरस्वती नदी एग्जिस्ट करती हैं, बट अब वो अंडरग्राउंड हो चुकी हैं। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार, यमुना का गंगा से भी ज्यादा हुआ है, आप देखिए ना 3 टाइम, और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सो मोस्टली मेंशन रिवर इज इंडस रिवर, क्योंकि इंडस रिवर के आसपास रहते थे। गंगा रिवर इज मेंशन्ड ओनली 1 टाइम, बट दिस इज राइट नाउ गंगा इज आवर लाइफलाइन। ओके, एंड द यमुना वाज मेंशन्ड 3 टाइम। ओके, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। तो इस तरह से पता चल गया, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। आप सोच रहे हैं अगर मैं ऐसे बता रहा हूं तो नहीं, अलग अलग एग्जाम्स में इनको पूछा गया है। जैसे ये उत्तर वैदिक का मतलब समझिएगा, ये पोस्ट की बात है, ठीक है, कि बाद वाली बात है। ठीक है, मतलब ये आप कहेंगे कि जब ये थोड़ा सा मॉडर्न एरा कह सकते हैं आप, कि इट वाज अ लिटिल बिट मॉडर्न एरा, क्योंकि मैंने बोला था ना इसमें क्या हुआ था कि न्यू रिलीजन आए थे, एंड संस्कृत को छोड़ के न्यू लैंग्वेज भी आई थी, कि आम लोगों की लैंग्वेज, बिकॉज संस्कृत कैन नॉट बी स्पोकन बाय एवरीवन। सभी लोग, नई भाषाएं आ गई, सभी लोग संस्कृत नहीं बोल पाते थे, तो पाली प्राकृत ये सारी भाषाएं बोली गई हैं। हिंदी से पहले पाली और प्राकृत ऐसे वर्जन्स वहां पे पाए जाते थे। ठीक है, तो अब इंद्र के बजाय प्रजापति, आपको पता है दक्ष प्रजापति, इनको माना जाता था किसके? ब्रह्मा के पुत्र, माता सती जी के पिता, जो सती पार्वती जी का किस्सा है कहानी, जिसमें हम वो देखते हैं शिव देवों को देव महादेव सीरियल में, मैंने दक्ष प्रजापति जी के बारे में पहले देखा। और प्रजापति जी विष्णु जी के उपासक थे, भगवान विष्णु के उपासक थे प्रजापति जी। शिव जी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, इसीलिए शिव जी और सती जी की जो मित्र है, मृत्यु हुई है, फिर बाद में वो पार्वती जी के रूप में जन्म लेती हैं। ये बड़ी लंबी कहानी है, मतलब उसमें शिव जी और सती जी, तो सती जी के पिता थे प्रजापति दक्ष जी, इनकी कई सारी कन्याएं थी, उसमें से एक है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर, मतलब अर्लियर इट वॉज बेस्ड ऑन द what kind of business you are doing. Okay, the caste system was based on the what kind of business you are doing, but now it's become hereditary by birth, it's become by birth। तो देखिए काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं। जौ जिससे वो बनते हैं बियर वगैरह, वो उसे यव कहा जाता था। धान जिसे आप राइस या पैडी कहते हैं, ठीक है, इसे व्रीहि कहा जाता था। उड़द की दाल को माड़ कहा जाता था। मूंग की दाल को गुदह कहा जाता था। गेहूं को गौधुम एंड मसूर। तो यजुर्वेद में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मतलब अब ध्यान से समझिए, यजुर्वेद वाज रिटन इन द प्री वैदिक एरा। इसका मतलब क्लियर था कि इस टाइम पे अब लोग एग्रीकल्चर सीख चुके थे। मैंने बोला ना कि जैसे प्री वैदिक एरा आएगा, एग्रीकल्चर की नॉलेज हो गई थी। बिफोर दैट इन द ऋग्वेदा देयर वाज नथिंग मेंशन लाइक दैट। एट दैट टाइम द कैटल रेयरिंग, तो गाय को पालना और गाय से बने मिल्क प्रोडक्ट्स को खाना ही आर्यंस का मेन फूड था। बट धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द मॉडर्नाइजेशन, न्यू लैंग्वेज, एग्रीकल्चर, प्रॉपर सेटलमेंट, ट्रेड, एवरीथिंग दे हैव स्टार्टेड। धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लोह अयस और कृष्ण अयस शब्दों का उपयोग हुआ है। अंतर्जी खेड़ा में पहली बार कृषि संबंधित, तो आयरन रिलेटेड थिंग्स हैज बीन मेंशन इनटू द उत्तर वैदिक प्री वैदिक एरा। द वेदास हैव मेंशन्ड आयरन, and there is a place which is Antarji Kheda is the place in where we got the agriculture instrument related to made up of iron first time। अभी इंडस वैली में हमने पढ़ा था कि कालीबंगन में खेतों की जुताई पाई गई थी,
लेकिन उसमें ये नहीं मेंशन था कि आयरन का, क्योंकि वो ब्रॉन्ज एज था, वहां पे लोगों को ब्रॉन्ज की, कांसे की नॉलेज थी। बट वैदिक काल में इनको आयरन की नॉलेज हुई, तो आयरन से बनी चीजें ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो खेती में वो यूज करते थे ब्रॉन्ज की जगह आयरन मेड थिंग्स। सो इट वाज फर्स्टली मेंशन हियर दैट कि वो आयरन से रिलेटेड चीजों का यूज करते थे। ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। चलिए, इन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आर्यांस के बारे में आपको कुछ और चीजें बता दूं, तो ये आपकी चीजें ना काफी इजी करने वाली हैं। ठीक है, हाउ, लेट्स सी। इनके बारे में मैं कुछ और चीजें बता देता हूं आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड से बताता हूं। देखिए, अगर आप बात करें आर्यांस की ना, तो मैं आपको समझा दूं कि प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन हैं, इनसे पहले मैं आपको बता दूं। जब आर्यांस की बात की जाती है, तो आर्यांस कहाँ से आए? आपने कहा सर सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से आए। ठीक है, तो अब जब सेंट्रल एशिया से आए, तो इसका मतलब ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ कौन लोग रहते हैं? तो आप एक वर्ड यूज किया जाता है द्रविड़, जो बेसिकली अभी हम कहते हैं साउथ इंडिया। क्या कहते हैं? साउथ इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, तो द्रविड़ मतलब साउथ इंडिया। ओके, तो मैक्सिमम क्या थे ये द्रविड़ लोग, जिन्हें आज साउथ इंडिया में द्रविड़ लोग कहा जाता है, वो कहाँ रहते थे? ऐसा माना जाता था कि ये गंगा यमुना प्लेन में रहते थे, गंगा यमुना प्लेन में रहते थे। ये मैं बस थ्योरी बता रहा हूं, इसमें मैं बहुत ज्यादा प्रूफ करने वाला नहीं हूं, बस बता दे रहा हूं। ठीक है, तो जब आर्यंस आए, तो ये थोड़ा सा बड़े ही लड़ाकू टाइप के युद्ध में बिलीव रखने वाले थे, और ये जब लड़ाइयाँ वगैरह करते थे, तो उसमें जमीनें मिलती थी या तो गायों का लेन देन होता था। तो जब आए, तो इन इलाकों में ऐसा माना जाता था इन पे अटैक किया, और जब ये बिल्कुल समझ गए यहाँ नहीं रह पाना है, तो यहाँ पे आती है विंध्य रेंज, जो मध्य प्रदेश के पास आती है विंध्य रेंज, और विंध्य रेंज में बड़े घने जंगल पाए जाते हैं, बड़े घने जंगल। तो यहाँ के जो मूल निवासी थे वो चले आए इधर, ये जो हमारा साउथ का पार्ट है, इधर विंध्य रेंज को क्रॉस करके ये डेक्कन प्लेटू के एरियाज में चले आए, और यहाँ पे आके बस गए। अब यहाँ पे आके जब बस गए, तो फिर इन्हें बोला गया साउथ इंडियन द्रविड्स। और अभी भी कभी कभी पार्लियामेंट में मैंने एक वीडियो देखा था, जिसमें दो लीडर्स आपस में लड़ गए थे, किसके नाम पे? आर्यांस के नाम पे और द्रविडियंस के नाम पे। हालांकि अब ये बहुत बड़ा मैटर नहीं रह गया कि कौन द्रविड़ है कौन आर्यांस है, म्यूचुअली वी आर इंडियंस, ये ही मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। तो आप अपने आप को इंडियंस की तरह पहचाने, ना कि नॉर्थ के हैं तो आर्यांस हैं, साउथ के हैं तो द्रविडियंस हैं। प्लीज इस तरह के रेशिज्म को प्रमोट ना करें। पॉलिटिशियंस का करना अपनी जगह लॉजिकल या इलॉजिकल है, मैं उसको वेरीफाई नहीं करूंगा कि वो सही करते हैं या गलत करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स जैसे चल जाए वैसे सही मानी जाती है। लेकिन इनकी बात करेंगे अगर आप, तो आर्यांस मतलब बेसिकली नॉर्थ इंडिया के लोगों को, लेकिन आजकल तो कल्चर मिक्स है, तो अगर आप नॉर्थ इंडिया के लोगों का डीएनए टेस्ट कराएंगे ना, अगर कोई नॉर्थ इंडियन है, तो उसमें कुछ परसेंटेज ना उसके जीन्स आर्यांस से मिलते हैं, और इससे पता चलता है कि आर्यांस को इनका एंसेस्टर्स माने गए। आर्यांस क्या माने गए? इनके एंसेस्टर्स माने गए। ठीक है, तो हिंदुइज्म की अगर आप बात करते हैं, तो आज तो आर्यांस का मतलब हिंदुइज्म से हो जाता है। हिंदू धर्म की बात करें तो आर्यांस से ही रिलेटेड है, उन्हीं के थ्रू कंसीडर किए गए, उन्हीं के थ्रू यहाँ पे आया है। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, ताकि हमें पता चल जाए कि इस टॉपिक में और क्या है। ओके, चलिए देख लेते हैं इसको कि क्या क्या क्वेश्चंस है। ये तो मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी आर्यांस के बारे में, फिर मैं एक बार इसको रिवाइज कर दूंगा ताकि आपके लिए चीजें इजी हो जाए। ओके, देखिए ये इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में। तो चलिए देखते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति कॉल किसे? मतलब पूर्व मतलब पोस्ट, एंड प्री। अभी मैंने आपको बताया, ध्यान से देखो, जब भी पूछा जाएगा ये 1500 to 1000 क्या है बेटा? 1500 to 1000 क्या है? प्री वैदिक। और पोस्ट क्या है? 1000 to 600। तो देखिए एजी पूछा गया। पोस्ट इज, पूर्व मतलब पोस्ट और प्री मतलब उत्तर वैदिक, हिंदी और इंग्लिश में ऐसे समझ लीजिए। तो ये है उत्तर वैदिक और ये पूर्व ऋग वैदिक संस्कृति। या जब भी ओनली बोल दे कि ऋग वैदिक कल्चर, इफ इट इज से ऋग वैदिक कल्चर, ठीक है, तो भी आप इस पे ही आंसर जाएंगे। पहला आंसर क्या हो गया? ओके, उत्तर वैदिक
the same thing it is asked, and you can see there is a option is 1000 to 600 BC. Okay, so it is easy. ओनली ईयर्स पूछे गए, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया, ये पूछे गए एरा, यहां इज पूछा जाता है। इसमें क्या आता है सर, ऑल द वेज लाइक यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। इसके अलावा सर द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, खेती से रिलेटेड उपकरण, प्लस म्यूजिक, डांस फॉर्म्स, न्यू रिलीजन्स, नए धर्म, नई लैंग्वेज, नई नई भाषाएं, संस्कृत को छोड़ के पाली जैसी भाषाएं, प्राकृत जैसी भाषाएं आने लगी। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? अरे रे 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 रे। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो जौ के बारे में हमने बात की, पैडी के बारे में बात की, गेहूं के बारे में, तंबाकू के बारे में नहीं। मतलब आप कह सकते हैं कि चलो मदिरा वगैरह पीते रहे हूं, लेकिन ये तंबाकू से भाई, ये मतलब आप कहते हो ना जुबां केसरी, इससे बड़े दूर थे ये लोग। खुशकिस्मती थी, नहीं तो वही अजय देवगन जी और शाहरुख खान जी की तरह ये भी जुबा केसरी जी करते। और जुबा केसरी से जो सड़कें और शर्टें लाल होती हैं देश की, और दीवारें अच्छे अच्छे घरों की, सोसाइटी की या सरकारी दफ्तरों की या वहाँ के वॉशरूमों की जो लाली होती है ना, उसका तो मतलब केसरी नहीं, पता नहीं कैसे जुबा केसरी कहते हैं। टंग भी लाल है, थूकते भी लाल हो, केसरी कैसे आता है? देखिए ना, केसरिया रंग को भी यहाँ पे इन लोगों ने, वो गलत बात है ना कलर वाइज पे, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? अगर आप ये भी 4 की जगह 5 करके आते हो तो फिर तो बहुत बड़ी गलती है। ये तो मतलब एक बार जिसने भी पढ़ा होगा वो भी कहेगा कि क्या है, वेद 4 होते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अभी कुछ और क्वेश्चन हैं, हम इतने क्वेश्चन पे लिमिट नहीं करने वाले हैं, शायद अभी कुछ हमारे पास और क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो मैंने जो जो पढ़ाया उसके एमसीक्यूज बने हुए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने पढ़ा नहीं है। भारतीय संगीत, द इंडियन म्यूजिक और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल नहीं, फिलहाल तो हम म्यूजिक की बात करें, किस ग्रंथ से रिलेटेड है? विच वेदास? तो आपको अभी पढ़ा सामवेद। सामवेद इज द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन। अच्छा, अगर मैं पूछ लूं यजुर्वेद में तो क्या है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद ओल्डेस्ट है। यजुर्वेद में एग्रीकल्चर के बारे में, अनाज वगैरह के बारे में बात की गई है। और अथर्ववेद में किसके बारे में बात की गई है सर? मेडिसिन और ब्लैक मैजिक के बारे में बात की गई है। तो आप ऐसे लिख लीजिए कि भाई दवा दारू, या मतलब दवा हो या ब्लैक मैजिक हो, ये सब किस में आएंगे? अथर्ववेद, लास्ट वाला अथर्व ऋषि ने लिखा था अथर्ववेद। तो ऐसे याद रखिएगा, इजी है, याद हो जाएगा। चलिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि सर ऋग्वेद के 3rd मंडल में, किसमें? 3rd मंडल में। तो वही क्वेश्चन आ गया ना कि 3रे मंडल में मिलता है गायत्री मंत्र ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद सर मंत्रों का ही एक बुक है, एक वेद है जिसमें मंत्रों के बारे में 1028 हाइमन्स हैं। इसमें भाई ये भी पूछा गया है कि कितनी हाइमन्स हैं, किस मंडल में पाया गया है। तो जो भी शादी वगैरह वो करते हो आप भाई, तो शादी में जो भी रिचुअल्स वगैरह, मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं ना, वो एक होता नहीं है मंगलम भगवान विष्णु, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कोई भी बच्चा बोल देता है। इसके साथ भी बहुत सारे मंत्र होते हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है, जो हमें नहीं पता वो अलग बात है। तो वो सारे के सारे कहाँ पे हैं? तो ऋग्वेद नहीं हो तो शादी कैसे करते? कोर्ट मैरिज, मजा थोड़ी आता है जब तक बाराती ना हो, नाच ना हो, दोस्त ना हो। फिर दोस्तों के साथ आप जो जो करते हो, बैचलर पार्टीज वगैरह भी होती हैं, प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, रिसेप्शंस होते हैं। मतलब आजकल तो चिल है, जितना जेब में बजट हो उतना काम करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? अरे रे, ये सवाल आपको बताया नहीं मैंने? बताया? सही हूं मैं? देख लीजिएगा, वैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, मेरे ख्याल से 12 मंडल हैं ऋग्वेद में, 12 मंडल, ठीक है। मतलब पार्ट्स कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? 12 पार्ट्स। तो देखिए, मैंने आपको जितना भी पढ़ाया उसका एमसीक्यू इसीलिए मैं करवा रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए और आपको वहां पे डाउट एग्जाम में ना हो। क्वेश्चन से देखिए, एक बार पढ़ लिया ना, एक बार पढ़ लिया तो अब आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर कहीं डाउट हो तो आप जाइए वीडियो में देख लीजिए, अपनी जो नोट्स बनाई है उसमें देख लीजिए। तैयारी का एक तरीका होता है कि भाई नोट्स बनाया है, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं,
कहीं पे है तो उसको सॉल्व कर लिया उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाया, कहीं गलती है तो उसको एक बार जाके अपने नोट्स में देख लिया, कुछ करेक्शन है, कुछ नया पता चला तो उसी में कहीं एरो लगा के लिख लिया। इससे क्या होगा कि आपको चीजें रिवाइज होती रहेंगी और फिर आपको हिस्ट्री वगैरह बोरिंग नहीं लगेगी और क्वेश्चंस रेडी होंगे। हमेशा इसको क्वेश्चंस के थ्रू जाइए। एक रिवर्स मैकेनिज्म होता है जीके जीएस का कि एक बार पढ़ लिया तो फिर क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक लगाइए और उसमें देखिए कि क्या एक्यूरेसी आती है, कहां कहां कौन सा कंसेप्ट मिस हो रहा है, उसी कंसेप्ट को फिर रिवाइज कीजिए ना। पूरा थोड़ी रिवाइज करेंगे हम, क्या करेंगे उसी ओके रिवाइज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी मैंने बोला था कि नदियों के नाम भी है ना, तो वैदिक काल में व्यास नदी को क्या बोला गया, विपाशा। गोमती का नाम कुछ अलग था, विपाशा क्या बोलते हैं वैदिक काल में, व्यास नदी को कहते हैं। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी नाम कौन सी है, सरस्वती, गंगा नहीं। सबसे ज्यादा किसका नाम मेंशन किया गया, सिंधु नदी का। गंगा रिवर का नाम एक बार मेंशन किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सरस्वती रिवर को माना गया। और सरस्वती रिवर आजकल मतलब विलुप्त होती है या अंडरग्राउंड हो गई है, तो देखने को नहीं मिलता सरस्वती रिवर, राइट। चलिए भारत के किस स्थान में खुदाई में लौह धातु का, तो ये था अंतरजी खेड़ा। मैंने बताया ना ही इन सब का तो कहीं नाम ही नहीं लिया मैंने। तो अंतरजी खेड़ा जो जगह है वहीं पे आयरन मेटल से मिली, आयरन मेटल से बनी हुई चीजें मिली जिनका प्रूफ मिलता है। योग दर्शन, योगा लाइक भाई योगा, अभी तो 21 जून गया ना वर्ल्ड योगा डे। मैंने क्या बताया, मिस्टर पतंजलि गौतम ऋषि का तो वो था न्याय दर्शन था, जस्टिस से रिलेटेड था। शंकराचार्य जी तो मतलब एक तरह से अपने आप में मठाधीश हैं, काफी नॉलेजेबल पर्सन है। और जैमिनी जी का कुछ और था। तो यहाँ से देखिए यूपीएससी 2002, 2007, 2008 3 बार पूछे गए हैं। आप सोच सकते हैं मतलब आप यूपीएससी लेवल के भी क्वेश्चन आपके नॉर्मल हैं, और ऐसा नहीं है ये आपको भी पढ़ाया गया तो सीयूटी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 2008 की यूपीएससी और 2022 की यूपीएससी में बड़ा फर्क आ गया है। ये तो मैंने बस दिखा दिया कि ये इस क्वेश्चन में पूछे गए ताकि आपको कभी कोई डाउट ना हो। ओके, और कुछ है इसमें? हाँ क्वेश्चंस तो मैं अच्छे खासे लेके आया हूं आप लोग के लिए, ताकि ठीक है आते हैं ये क्वेश्चंस और भी हैं, कर लेते हैं। अभी ये फिनिश होने वाला है ये लेक्चर आपका। किस वेद में जादुई माया, मैंने बोला ना कि ब्लैक मैजिक और वशीकरण, ब्लैक मैजिक की अगर हम बात करें तो हम किसको बोलेंगे, अथर्व वेद को। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य द वर्ड आर्या मीनिंग इंगित करता है, मतलब इसकी मीनिंग क्या है, तो हमने पता था बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ वंश को। किसको, श्रेष्ठ वंश को। द बेस्ट डायनेस्टी आप कह सकते हैं, या बेस्ट डायनेस्टी, बेस्ट कुल, या ग्रेट। आप ग्रेट वर्ड यूज करें, ग्रेट का मतलब श्रेष्ठ होगा, बेस्ट का मतलब तो मतलब ठीक है अलग बात है, तो आप ग्रेट डायनेस्टी जैसा वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आर्य भारत में संभवतः कहां से आए, तो हम सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, मिडल एशिया से। यूरोप से तो मतलब छोड़ ही दीजिए, पूर्वी एशिया का तो कहीं बात ही नहीं था। एक तो बोला गया था नॉर्थ पोल, किसने बोला था, लोकमान्य तिलक जी ने। सरस्वती जी ने क्या बोला था, तिब्बत। और मैक्स मुलर ने क्या बोला था, सेंट्रल एशिया से आए थे। तो हम यहाँ पे क्या आंसर करेंगे, सेंट्रल एशिया से। अच्छा गोत्र कब आई, आई थिंक उत्तर वैदिक काल से आई होगी। ऋग्वैदिक काल में गोत्र जैसा प्रचलन नहीं था। गोत्र का प्रचलन क्यों नहीं था, क्योंकि जो कास्ट वर्ण व्यवस्था थी वो पैशन ऑक्यूपेशन के आधार पे थी, कि जो जिस तरह का काम करता है उसे उस तरह का ऑक्यूपेशन करना है, उसी के हिसाब से उसको कैटेगरी में रखा जाता था। बाद में जब इसको वंशानुगत कर दिया गया, बाय बर्थ वर्ण व्यवस्था कर दी गई कास्ट सिस्टम को, उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से उत्तर वैदिक काल में, पोस्ट प्री नहीं पोस्ट वैदिक काल में, तो आई थिंक तब से गोत्र व्यवस्था है। गोत्र क्या होता है मैंने आपको समझाई दिया कि आप किस ऋषि के वंशज हैं, क्या है, शायद उससे रिलेटेड है। हाँ आयुर्वेदा हैज इन ओरिजिन, अभी मैंने बताया था कि भाई मेडिसिन की भी बात करेंगे तो आप किसके बारे में बात करेंगे, अथर्ववेद के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अथर्ववेद के बारे में। देखिए क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं कई बार आपको, इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ताकि आपको चीजें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहें, बहुत ज्यादा आपको इसमें दिक्कत ना आए। ओके, ताकि चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब बात करेंगे ऋग्वैदिक आर्यांस वर गवर्नड बाय, ऋग्वैदिक आर्यांस वर्ड गवर्नड बाय, तो भाई उस टाइम पे क्या था, मोनार्शियल गवर्नमेंट तो वो चलाते नहीं थे।
ट्राइबल रिपब्लिक थी, रूल बाय एल्डर्स आई थिंक, आई एम नॉट सो श्योर, इसको एक बार आंसर देख भी लीजिएगा, बट ये रूल बाय एल्डर्स होता था कि जो घर का सबसे बुजुर्ग इंसान होता था वो उसका मुखिया होता था। तो लगभग में आपने घरों में भी ये परंपरा देखी होगी, तो वहां से ये रिलेट करेगा। और ये लास्ट स्लाइड है। इन द अर्ली वैदिक पीरियड वन सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन, अर्ली का मतलब तो आप कह सकते हो कि ऑक्यूपेशन बेस्ड था। किस पे बेस्ड था? ऑक्यूपेशन बेस्ड था। और प्री अर्ली और प्री में क्या हो जाएगा? बर्थ बेस्ड हो जाएगा। तो एजुकेशन बेस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, टैलेंट नहीं, ऑक्यूपेशन। टैलेंट तुम्हारे अंदर बहुत भी है, लेकिन काम तुम कौन सा करते हो। टैलेंट है तुम्हारे अंदर चोरी का, तो वो नहीं ना हो जाएगा। मतलब टैलेंट नहीं, ऑक्यूपेशन, आपने कौन सा व्यवसाय चुना है। आप विद्वान हैं, ब्राह्मण ज्ञान की बातें करते हैं, या वॉरियर बने हैं, या आप बिजनेस करते हैं, या लेबर क्लास में हैं, तो ऑक्यूपेशन बेस्ड था। ठीक है, तो इसी के साथ अच्छा लास्ट है, चलिए ठीक है। द नेम ऑफ द इंडियन एस्ट्रोनॉमर हु न्यू 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम, वराहमिहिर जी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? वराहमिहिर। ये नाम आपने शायद देखा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, वराहमिहिर जी होते हैं। वराहमिहिर जी एस्ट्रोनॉमर थे। ही वॉज द एस्ट्रोनॉमर, जो आप कहते हैं कि अंतरिक्ष के बारे में जो जाने, उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। तो ही वॉज द एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने मतलब कि 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स के बारे में बताया था। 6th सेंचुरी में ही बता दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही इन्होंने मतलब ये बता दिया था। ये उत्तर वैदिक में आएंगे, पोस्ट में आएंगे, प्री में नहीं आएंगे, क्योंकि 600 ऐसे ही होता है ना, 1000 to 600 इज अ प्री वैदिक, पोस्ट है, और उससे पहले वाला क्या था? प्री था। तो हाँ, इसमें आएंगे, जो मॉडर्न टाइम था वैदिक काल का, उसमें ये आएंगे। तो देखिए, इसी के साथ ये लेक्चर फिनिश होता है। इतना ही था मेरे ख्याल से। तो ये आपका वैदिक एज होता है द एंड। और मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। तो अगर आपको चीज़ें सही लगती हैं तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए मिलते रहेगा, क्योंकि CUT की तैयारी होती है स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट पे मेरे साथ, और ऐसे ही अदर फैकल्टीज आपको पढ़ाती रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।